सभी का आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईआरसीपी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच अधिकांश मुद्दों पर सहमति लगभग बन चुकी है। जयपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की, जहां दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ईआरसीपी के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके बाद दोनों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईआरसीपी पर सहमति बनने की जानकारी दी। ईआरसीपी पर दिल्ली में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होंगे। ईआरसीपी का मुद्दा सुलझने से प्रदेश में जहां 13 जिलों में पेयजल संकट का समाधान हो जाएगा, तो वहीं 2,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए पानी भी लोगों को मिलेगा। आज सायंकाल दिल्ली तक ये मुकाम तक पूरा समझौता बनेगा और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसी हमारी आशा आकांक्षा है, निश्चित रूप से जनता के हित में हम लोग, मैं उम्मीद पालता हूं कि निश्चित रूप हम होपफुल है कि शाम तक ही हमारा आपस का एमओयू पूरा होगा। मेरी अपनी ओर से जब ये योजना पूरी हो जाएगी तो हमने इसमें कई सेक्टर में काम करने का निर्णय किया है। बड़े पैमाने पर पर्यटन की संभावना रहेगी, औद्योगिक निवेश का बड़ा एक एरिया तैयार होगा, पेयजल की समस्या हल होगी, शैक्षणिक संस्थानों को खुलने का मौका मिलेगा, धार्मिक पर्यटन के केंद्र इसमें बनेंगे। ऐसे बहुत लाभ मिलेंगे, बड़े पैमाने पर बड़ी आबादी और सबसे बड़ी सिंचाई का बहुत बड़ा बेल्ट खुलेगा। जो हमारी एक तरह से ड्राई एरिया है उनमें एक वापस पंजाब हरियाणा की याद आएगी और ये हमारा राजस्थान मध्य प्रदेश का इलाका बहुत समृद्ध होगा, ऐसी अपेक्षा है। लगातार हमारी जब से सरकार बनी लगातार बातचीत चल रही थी और मैंने निवेदन किया मोहन जी की ये बहुत ही आवश्यक राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए योजना है, तो इसी पर ही वस्तु हो जाएगी। तो निश्चित रूप से विश्वास है कि इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आपसे राजस्थान की जनता से जो हमने वायदा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की जनता से जो वायदा किया, निश्चित रूप से जल्दी ही हम इसको पानी तक पहुंचाने वाले हैं। आज कुछ इशू है, कुछ प्रमुख बातें हैं, उन सभी का समावेश भी होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो राजस्थान की जनता को आज थी, काफी समय से लोग कहते थे कि हमें पानी मिलना चाहिए, निश्चित रूप से वो काम होगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। और रुक करेंगे जयपुर का, जहां से बड़ी खबर है 31 जनवरी से कांग्रेस का प्रदेश भर में विशेष मिशन जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। लोकसभावार कार्यकर्ता संवाद का कार्यक्रम चलेगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे और क्षेत्रीय नेताओं से चर्चा कर उनको निर्देश दिए जाएंगे। डोटासरा ने समिति का गठन कर मामले की जिम्मेदारी जो है वो दे दी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, कांग्रेस जो है वो 25 सीटों को जीतने के लिए रणनीति बनाने में लगी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद ही पास है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। को लेकर प्रदेश की इलेक्शन कमेटी की सभी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनकी छानबीन समिति की बैठक प्रदेश के अंदर हो चुकी है और अभी हमारे सभी कोऑर्डिनेटर सभी जिलों के अंदर, सभी विधानसभाओं के अंदर, ब्लॉकों के अंदर जा रहे हैं मौजूदा समय में। और यही नहीं, हमारे प्रदेश प्रभारी रंधावा साहब, डोटासरा जी और मैं, हम तीनों लोग मिलके 1 तारीख से 7 जिलों के अंदर वहीं पे जाएंगे, जिसमें 1 तारीख को गंगानगर, 2 तारीख को बीकानेर, 3 तारीख को बाड़मेर, 4 को चूरू, 5 को सीकर, 6 को झुंझुनू और 7 को जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्रों की मीटिंग हम वहां पे जाके कार्यकर्ताओं से लेंगे और कार्यकर्ताओं से 1-to-1 संवाद करेंगे। ये हमारी अभी जो प्लानिंग है हाल फिलहाल जो अगले वीक की है। बाकी सभी जगह पे हमारे कोऑर्डिनेटर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बताते चले कि जयपुर से बड़ी खबर है। साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। साइबर फ्रॉड करने वाले कॉल सेंटर पर छापा मारा गया है। 14 युवतियां और 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है।
बताया जा रहा है कि मोहना इलाके के गांव में ये फर्जीवाड़ा चल रहा था। कॉल सेंटर यहीं से संचालित हो रहा था। 48 कंप्यूटर, 10 लैपटॉप सहित अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं। यहां से तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर यह फर्जी कॉल सेंटर जो है वो धड़ल्ले से चल रहा था, जिस पर छापेमार कार्रवाई की गई है। बड़ी संख्या में यहां से अवैध जो उपकरण है वो बरामद किए गए हैं और बड़ी संख्या में कंप्यूटर को भी जब्त किया गया है। साइबर ठगी करने वाले कॉल सेंटर पर यह छापेमार कार्रवाई की गई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। हिरण शिकार की घटना सामने आई है। बड़ी संख्या में जीव प्रेमी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस, वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही है। जीव प्रेमी अब जो है शिकार करने का आरोप लगा रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हिरण का शिकार करने की घटना सामने आई। तो बाड़मेर में उधर गुड़ा मालानी से खबर सामने आ रही है। जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। युवक के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में युवक लूणाराम के सिर में गंभीर चोट आई है। सूचना पर आरजूटी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मामले की जांच की जा रही है। हमला करने वाला बताया जा रहा है सरकारी कर्मचारी। आरजूटी थाना क्षेत्र के गोलियां गरवा गांव की यह घटना बताई जा रही है, ऐसी जानकारी है। और उधर दौसा को रुक करेंगे। जिले की सलेमपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को दबोच लिया है। आपको बता चलिए कि आरोपी ने 15 साल की जो बच्ची है उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने नाबालिग को 24 जनवरी को दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया, लेकिन आरोपी फरार था, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 5,000 का इनाम घोषित किया था। तो 24 जनवरी को दस्तयाब किया गया था नाबालिग बच्ची को। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, प्रधानमंत्री मोदी की हवा महल की सेल्फी ने पर्यटकों को गुलाबी नगरी आने पर मजबूर कर दिया। 25 जनवरी के बाद पर्यटकों की संख्या में 30 से 40% का इजाफा देखा गया। हवा महल, आमेर महल और जंतर मंतर पर सैलानियों की अच्छी खासी तादाद जो है वो बढ़ चुकी है। पिछले 3 दिनों में 50,000 से ज्यादा पर्यटकों ने आमेर महल का रुख किया। करीब 30,000 पर्यटक हवा महल पहुंचे और जंतर मंतर पर भी हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। 2017 से पहले राजस्थान में करीब 4 करोड़ पर्यटक आते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से मन की बात में ये कहा है कि सभी भारतीयों को भारत के पर्यटक स्थल है वहां पर विजिट करना चाहिए, उसके बाद में एक बड़ा उछाल पर्यटक क्षेत्र में आया और राजस्थान में करीब 4 करोड़ से 10 करोड़ तक पर्यटक बढ़े। अब चूंकि प्रधानमंत्री जी और फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने जयपुर विजिट किया है, हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो आज ये 10 करोड़ पर्यटक करीब राजस्थान में आ रहे हैं, इनकी संख्या में उछाल आकर के करीब ये 15 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। हज यात्रा की तैयारियां जारी हैं और आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब हज आवेदकों को कवर नंबर जारी करने का काम किया जा रहा है। हालांकि इस बार कोटे से कम आवेदन आने के बाद प्रदेश के कोटे से बची सीटें दूसरे राज्यों को बांटी जाएंगी। इस साल हज यात्रा पर जाने के लिए कुल 4,117 आवेदन ऑनलाइन मिले, जबकि प्रदेश का कोटा 4,800 सीटों का है। स्टेट हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर महमूद अली खान के मुताबिक हज आवेदक को कवर नंबर आवंटित किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर जिन्हें कवर नंबर नहीं मिले हैं वो स्टेट हज कमेटी के फोन कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर जारी हो चुके हैं। राजस्थान हज कमेटी के पास तकरीबन 4,117 आवेदन आए हैं। उसके अंदर कुछ आवेदन ऐसे थे कि जिनकी कोई फॉर्म भरते समय गलती हो गई थी, उस कारण से उनको कवर नंबर नहीं दिए गए, लेकिन 4,117 लोगों को, आवेदन वालों को कवर नंबर जारी कर दिए गए हैं और जो लोग बाकी थे उनके कवर नंबर जारी किए जा रहे हैं। हज यात्रा 2024 के लिए हज यात्रियों का रुझान पिछले साल से काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। पिछले साल के कोटे की अगर हम बात करें तो 6,000 से ज़्यादा हज यात्रियों को प्रदेश से हज के लिए भेजा गया था, जबकि इस बार हज के कुल आवेदन ही 4,000 के करीब हैं। फिलहाल प्रदेश में हज कमेटी की ओर से कोशिश की जा रही है कि हज यात्रा के शेड्यूल के जारी होते ही जल्द से जल्द हज के मुताबिक सभी यात्रियों को ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए जो लोग हज यात्रियों को बतौर खादिम अपनी सेवाएं देंगे, उनकी भी खास ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा।
फिलहाल राजस्थान में हज यात्रा के मद्देनज़र जिस हिसाब से कम आवेदन आए हैं, उस हिसाब से हज का कुर्रा निकालने की जो उम्मीद है वो काफ़ी कम हो गई है। देखना ये होगा कि इस बार हज यात्रियों को किस तरह की सुविधाएं दी जाती है और शेड्यूल कब तक जारी किया जाता है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राज्य ग्राम विकास अधिकारी जैसलमेर की प्रांतीय बैठक का आयोजन व्यास बगीचे में किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से छोटू सिंह भाटी का अभिनंदन किया गया और इस दौरान ग्राम सेवकों के साथ ही अखिल भारतीय कर्मचारी संयुक्त महासंघ के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहे। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष ने 16 फरवरी को पुरानी पेंशन योजना, 8वें वेतन आयोग के गठन और 7 सूत्री मांग पत्र को लेकर हड़ताल करने की बात कही। साथ ही समय से मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। नेपाल में आयोजित एशियन अंडर 19 पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप भारत की झोली में गोल्ड मेडल लाने वाले पावर लिफ्टिंग चैंपियन पंकज के आज अपने गृहनगर खाजुआल पहुंचने पर स्वागत किया गया। पंकज ने अपनी जीत का श्रेय माता पिता और भाइयों को दिया। साथ ही कहा है कि परिवार से मिले इस सहयोग की वजह से मैं ये मुकाम हासिल कर पाया हूं। बताते चले कि पंकज ने 485 किलोग्राम पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड दिलाया है। और इस पूरी उपलब्धि का श्रेय जो है मेरे पापा को और मेरे बड़े भाइयों को जाता है, और इनके बिना तो कुछ संभव था ही नहीं। और ये तीनों थे तो मुझे किसी संघर्ष की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत पड़ी, तो लगातार करता रहा। और सबसे पहले मैंने खालसा कॉलेज से शुरुआत की और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, फिर आगे नेशनल, फिर धीरे धीरे आगे और प्रोसेस होती गई तो इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हो गया। फिल्म अभिनेता बॉबी देओल लेक सिटी उदयपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर बॉबी देओल के फैंस ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की। एयरपोर्ट से अभिनेता होटल ताज अरावली के लिए रवाना हुए। आपको बताते चले कि 29 जनवरी से 31 जनवरी तक लेक सिटी में अभिनेता धर्मेंद्र की नातिन की शाही समारोह का आयोजन होने वाला है, जिसे लेकर धर्मेंद्र, बेटे सनी देओल और परिवार के अन्य सदस्य उदयपुर में हैं। पीएम मोदी सोमवार को देश भर के 10वीं और 12वीं के छात्रों से बोर्ड परीक्षा को लेकर संवाद करेंगे, जिसके चलते कोटा में भी पीएम के कार्यक्रम को लेकर खास तैयारियां हैं। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल ने तैयारियों का जायजा लिया। बोर्ड एग्जाम आते हैं, निश्चित तौर पर थोड़ा सा मन में खलबली जरूर मचती है, थोड़ा सा तनाव जरूर जाग जाता है, लेकिन इन सब के बीच में देश के प्रधानमंत्री लगातार बोर्ड एग्जाम से पहले उन स्टूडेंट के बीच में आते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं और उनके स्ट्रेस लेवल को कम करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही स्टूडेंट से मुखातिब होने वाले हैं। 10th और 12th बोर्ड 2024 एग्जाम से पहले उन्हें संबोधित करने वाले हैं और परीक्षा पे चर्चा 2024 कल पीएम नरेंद्र मोदी की होने वाली है। और इसको लेकर के कोटा में भी एक अलग ही तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। कोटा की अलग अलग लोकेशंस पर इस तरह से कैनोपीज लगाई गई हैं। इस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स को एक मैसेज देने के लिए अलग अलग लोकेशंस पर, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या कोटा के स्कूल्स हो, पोस्ट ऑफिस, अलग अलग लोकेशंस पर इस तरह की कैनोपीज लगाई गई हैं ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो मैसेज दिया जा सके। तो इसको लेकर के तैयारियां भी मोटे तौर पर की गई हैं अलग अलग लोकेशंस पर। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे होंगे तो इसका जो सीधा प्रसारण है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाएगा ताकि जो पीएम है उसकी बात को, पीएम की बात को सीधे तौर पर जो स्टूडेंट हैं वो सुन सकें, समझ सकें और वो ट्रिक्स जिसकी साथ में स्ट्रेस का जो लेवल है वो कम हो, उन्हें अपने जहन में उतार सकें और जब बोर्ड के एग्जाम में बैठें तो स्ट्रेस फ्री होकर के बैठें और इसके साथ में बेहतर नतीजे बोर्ड एग्जाम में लेकर के आए। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, कोटा। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप शुरू हुई है और यह प्रतियोगिता सीनियर, जूनियर और सब जूनियर नेशनल वर्ग में स्टेडियम के एस्ट्रोटर्फ मैदान में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता लीग नॉकआउट के आधार पर कराई जाएगी। इस नेशनल चैंपियनशिप में देश भर के लगभग 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पिछले साल इस खेल में राजस्थान की टीम ने सीनियर और जूनियर वर्गों में खिताबी मुकाबला जीता था। हॉकी के खेल में नवाचार करते हुए क्रिकेट के आईपीएल की तरह सॉफ्ट हॉकी तैयार की गई। खेल को फास्ट और छोटा किया जाएगा। प्रतियोगिता 30 जनवरी तक खेली जाएगी।
14 स्टेट आई हुई हैं, लगभग 500 के लगभग खिलाड़ी आए हुए हैं जो हमारे विभिन्न राज्यों से हैं। और हमारे इस चैम्पियनशिप में तीनों ग्रुप है, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर, मेंस, वुमेंस और गर्ल्स और बॉयज बच्चे हैं जो अपना खेल का उत्कर्ष प्रदर्शन करने के बाद जो विजेता बनेंगे। ये छोटा गेम है और 6 साइड है। फील्ड हॉकी है, वो 11 प्लेयर्स खेलते हैं और ग्राउंड बड़ा है, 91.40 मीटर लंबा है। या हमारा ये 20 बाई 40 का है, तो वो 91.40 और ये 55 मीटर का होता है फील्ड हॉकी का। तो फील्ड में अंतर आ गया, फील्ड छोटा है, खिलाड़ी कम हो गए, उसमें स्पीड वर्क ज़्यादा हो गया। सॉफ्ट हॉकी में स्पीड वर्क ज़्यादा हो गया और उसमें क्या चोट लगने का तो कोई संभावना मतलब 0 के बराबर ही है। जयपुर से बड़ी खबर है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मुंबई पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकात है। ग्रीन एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर बताया जा रहा है कि चर्चा जो है वो हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा सचिव भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मुंबई में इस दौरान मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकात जो है वो हो सकती है। कई मुद्दों पर चर्चा होगी और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि ऊर्जा मंत्री जो है वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एकनाथ शिंदे से उनकी ये मुलाकात बेहद ही खास मानी जा रही है क्योंकि बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से वो कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ग्रीन एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर खास चर्चा होगी। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिल चौथ के अवसर पर लक्खी मेला शुरू हो चुका है। मेले में आसपास के जिले से भारी संख्या में जो है श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। जो सुनती है सबकी पुकार, उसके दर पर भीड़ अपार। सच गया चौथ माता का दरबार। लक्खी मेले में श्रद्धा का ज्वार। अरावली की सुरम्य वादियों के बीच बसा श्री चौथ माता का मंदिर गगन भेदी जयकारों से गूंज रहा है। रविवार सुबह मंगला आरती के साथ ही चौथ माता मेले का शुभारंभ हो गया। मान्यता है कि माता के दरबार में आने वाला कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। यही वजह है कि 1000 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद मंदिर में आने वाले लोगों का तांता कम होने का नाम नहीं ले रहा। हम तो बहुत सालों से आ रहे हैं, हमें तो मिला है, जो मांगा जो मिल गया और मांगने की कोशिश है वो मिलेगा। चौथ माता में तो कह रही तो बहुत बड़ी आस्था है। चौथ माता की मान्यता है कि यहाँ पे अपने सुहाग के लिए जो भी मांगा जाता है, लंबी आयु के लिए, वो मिलता है यहाँ पे। और जो भी हम मांगना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तरक्की जो भी है, वो सारी मनोकामनाएं पूरी होती है यहाँ पे। चौथ माता का ये मंदिर सवाई माधोपुर के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। लेकिन दर्शन के लिए राजस्थान से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मास में ये वैसे साल में 4 चतुर्थी बड़ी चौथ बोलते हैं, और वैसे देखा जाए तो हर महीने माता जी का चतुर्थी के दिन मेला रहता है। सभी लोग और से अपने सुहाग की लंबी कामना करती है, ये भगवती का उपवास करती है। आज से आए सुबह से बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद के साथ आ रहे हैं। बड़ा सुविधा हो रही, भंडारा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं। क्या आस्था है बड़े आस्था है कोई। हड़ौती से चले पदयात्रियों का जोश देखते ही बनता है। युवा, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष सभी कामना की डोर से बंधे चौथ की ओर खींचे चले आ रहे हैं। माता के भजनों पर नाचते, जयकारे लगाते। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति से जुड़े लोग भी एक्टिव हैं। मेला परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से हमने लगभग 1100 का पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। संपूर्ण मेला
मंदिर, कस्बा और आउटर एरिया, इसको 6 सेक्टरों में बांटा गया। इसमें एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं। राउंड द क्लॉक 2 शिफ्टों में जाब्ता तैनात है। सीसीटीवी कैमरे है। 2 मेरा कंट्रोल रूम बनाए गए, एक कंट्रोल रूम मंदिर पर है, एक कंट्रोल रूम छतरी पर है। चौथ माता के मेले में 7 से 10 लाख के श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इसीलिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। 30 जनवरी तक चलने वाले लक्खी मेले में कई धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। चले रुक करेंगे प्रतापगढ़ का, जहां से बड़ी खबर है। भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों के बीच खूनी भिड़ंत देखने को मिली। पुलिस ने एक पार्षद सहित 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया गया। खूनी संघर्ष में 2 युवक बताया जा रहा है गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों में एक पूर्व सभापति का भतीजा है। और सरदार शहर से इस वक्त की बड़ी खबर है। भादसर की रोही में करंट की चपेट में आने से हादसा हुआ है। करंट की चपेट में आने से 4 मवेशियों की दर्दनाक जान चली गई। एक महिला भी करंट की चपेट में आने से झुलस गई है। घायल महिला को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में अफीम की खेती ठंड और शीतलहर के कारण काली और धोली मस्सी जैसे रोग जैसे पत्ते पीले पड़ने लगे हैं। सरसों में लगने वाली कीट का भी फसल पर प्रभाव पड़ा है। काश्तकार पीले पत्तों को तोड़कर दवाओं का छिड़काव कर फसल को सुरक्षित करने में अब लगे हुए हैं। तो सर ये है कि सबसे ज़्यादा तो मोहल्ले का प्रकोप है। मोहल्ला बहुत आ रहा है और पत्ते पे बहुत सारा मोहल्ला हो रहा है। और दूसरी बात, जो तना जो है ख़राब हो रहा है, इसको धूप नहीं मिल रही बराबर, तो पीलापन आ रहा है। और दूसरी काली मसीबी का प्रकोप है, जो हर तरह की बीमारी ग्रस्त है। कुल मिला के फसल में नुकसान, फसल में बहुत सारा नुकसान, 25% मान लो, ज़्यादा भी नहीं तो 25% तो इससे ही है। समस्या तो यही आ रही, मोहल्ला पीली पड़ रही है, गड्ढे गड्ढे गोड़ जा रही है, बादल मतलब बहुत भारी समस्या है। नुकसान तो है, नहीं देख लो, रिपों चारना तो ही है, रिपों चारना है। इन दिनों दौसा में कड़ाके की ठंड और है, और वहीं दौसा के बांदीकुई अपनी काली नमकीन के कारोबार के कारण प्रसिद्ध है। बताते चले कि करीब 5 से 6 व्यापारी इस कारोबार से जुड़कर करोड़ों की आमदनी करते हैं। काली नमकीन कई जिलों के साथ दिल्ली, यूपी, एमपी, गुजरात समेत कई राज्यों में सप्लाई की जाती है। काली नमकीन तैयार करने वाले व्यापारी जयपुर से मूंगफली के दाने खरीद कर लाते हैं, जिन्हें रात के समय नमक और सोडे में भिगोने के बाद सुखाया जाता है, जिसकी 15 से 20 मिनट तक इसकी सिकाई कर मूंगफली का दाना काला हो जाता है, जिसे बाजार में बिक्री के लिए भेजा जाता है। व्यापार जो है करीब 50 से 60 सालों से किया जा रहा है। कोई का मशहूर आइटम है, सिर्फ बांदीकुई के अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी मूंगफली, सिर्फ हमारे यहाँ बनती। पहले हमारे फादर वगैरह करते थे काम, उसके बाद फिर हमने करा ये काम, और ये बहुत पुराना प्रोडक्ट है। काली मूंगफली का बांदीकुई के अलावा कहीं भी नहीं मिलती है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।